नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी तमाम खबरों के साथ। पहली खबर यूपी के चंदौली से है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों को लेकर और अनुपालन को लेकर महकमा अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जहां एसपी चंदौली के निर्देशन में वाहन चेकिंग अभियान जनपद पुलिस द्वारा लगातार जारी है। यातायात नियमों की अनदेखी कर हूटर, काली फिल्म, लाल नीली बत्ती लगी वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो वहीं नवही चौकी प्रभारी सूरज सिंह ने मैफोर समेत वाहन चेकिंग अभियान में लगातार कार्रवाई की है और कार्रवाई इस अभियान में जारी है। नवही चौराहे पर पुलिस टीम ने कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों के निर्देशों के पूर्णतया पालन को लेकर महकमा अलर्ट। अब बात कानपुर की करते हैं तो कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय अब एक नया शोध करने जा रहा है, जिसकी स्थापना गुरुवार विश्वविद्यालय परिसर में होगी। एक प्रेस वार्ता करते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुधीर अवस्थी ने बताया कि जैन धर्म का समाज एक बड़ा योगदान है। जैन धर्म का समाज में एक बड़ा योगदान है। जैन धर्म आपको बता दें कि जो पूर्णता है वो सभी समाज में फैले, गुणता सभी समाज में फैले, और इसलिए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सुधा सागर जैन पीठ की स्थापना की जाएगी। इसके बाद उनके विचारों और भावों का शोध करके सभी तक पहुंचाया जाएगा। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसकी फिलॉसफी है, उसकी एस्ट्रोलॉजी है, उसकी एस्ट्रोफिजिक्स है, जो उसकी आहारचर्या है, उस पर हम लोग शोध करें और छात्रों को, शिक्षकों को, जनसमाज को ये बताएं कि किस प्रकार से जैन आचार्यों ने इतनी तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का अर्जन करें, उस ज्ञान का विसर्जन भी पूरे समाज में करें, जिससे यह ज्ञान सभी की समझ में आ जाए। जहाँ तक जैन धर्म की बात है तो इस विश्वविद्यालय कैंपस में मैं बताता चलूँ कि अभी तक किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में जैन पीठ की स्थापना नहीं हुई है। सो इस सेंस में हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है जहां पर जैन पीठ की स्थापना हो रही है। उसके ज्ञान, उसके आहारचर्या और जो उसके सिद्धांत है, फिलॉसफी है, दर्शन है, उस पर हम लोग शोध करने भी जा रहे हैं। अब बात संभल की तो यूपी के संभल में पुलिस ने खोए हुए 10 लाख रुपए के 50 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल स्वामी को सौंप दिया। आपको बता दें, इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। संभल में एक वर्ष में खोए हुए 50 मोबाइलों को पुलिस ने बरामद किया, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए का आंकी जा रही है, 10 लाख रुपए तक। और वहीं पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों को इन तमाम फोनों को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सौंप दिया है। संभल पुलिस ने एसओजी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की मदद से जनपद के ग्रामीण व शहरी इलाकों से खोए हुए 50 मोबाइल फोन को बरामद किया। एसओजी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद संभल में आज जो भी गुमशुदा मोबाइल थे, इस साल उसका एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पे भी मोबाइल की शिकायत की जाती है, साथ ही साथ थाने पे भी जो गुमशुदगी लिखाई जाती है उसका सर्विलांस और साइबर सेल के माध्यम से उसका पता लगाया गया। और इस साल के जितने भी इस प्रकार के प्रकरण जो भी आए थे उसमें से कई मोबाइल पुलिस द्वारा रिकवर कराए गए, जिसमें से 50 मोबाइल आज उनके जो ओनर्स थे उनको सुपुर्द कराए गए। और कई मोबाइल जो इस प्रकार से गुमशुदा होते हैं वो उनकी लगातार सर्विलांस से मॉनिटरिंग की जाती है और जैसे जैसे वो मिलते जाते हैं वैसे वैसे सुपुर्द की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये 50 लोगों को उनके मोबाइल सुपुर्द कराए गए हैं। लगातार इस प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। और इस प्रकार से कितनी कीमत होगी सर इन मोबाइलों की? इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होगी। अब बात कानपुर की तो यूपी के कानपुर में हाजी वासी और उसके बेटे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया। आपको बता दें, 3 जून को नई सड़क हिंसा में फंडिंग के आरोपित व पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का मददगार बिल्डर हाजी वसी और उसके बेटे को एक और झटका लगा है। पुलिस ने दोनों पिता पुत्र के 3 असलहों के लाइसेंस निस्तारीकरण की रिपोर्ट डीएम को बनाकर भेज दी है। डीएम आदेश के साथ ही आरोपितों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। हाजी वसी चमनगंज से हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मामले दर्ज है, जिसमें कार्रवाई करते हुए आरोपित की 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई इसमें की जा चुकी है। डीसीपी सेंट्रल के अनुसार हाजी वसी के पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर व उसके बेटे अब्दुल रहमान के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। यह असलाहों का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसी को आधार बनाकर पुलिस ने पिता पुत्र के 3 असलहा लाइसेंस
निस्तारीकरण को लेकर डीएम के यहाँ रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस के अनुसार हाजी वसी के खिलाफ 14 आपराधिक मामले और उसके बेटे के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल चल रही है। हाजी वसी पर लगभग 1 दर्जन अभियोग विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। वह उनके बेटे पर भी आधा दर्जन के आसपास जो है अभियोग हैं। हाजी वसी जो है चिन्हित माफिया है और वह हिस्ट्री सीटर पुलिस स्टेशन चमनगंज का है। हाजी वसी पर एक राइफल व एक रिवॉल्वर का लाइसेंस प्राप्त था और उनके बेटे को भी रिवॉल्वर का लाइसेंस है। क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और साथ ही साथ जो है 107(16) की कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इनके शस्त्र निरस्तीकरण के संबंध में भी रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी को भेजी गई है। साथ ही साथ जो है इनके संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। पूर्व में भी संपत्तियों की जांच करके 14 वन गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब बात रायबरेली की। आपको बता दें यूपी के रायबरेली में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई और भिड़ंत में एक युवक के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंकरगंज गांव के पास का है, जहां सब्जी बेचकर घर जा रहे युवक पवन को सामने से आ रहे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पवन निवासी मनहेरू थाना भदोखर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक पवन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस पूरी जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। दो बाइक आपस में लड़ गए, जिसके उससे करीब 3 लोग घायल हो जाए। एक बाइक पे 2 लोग थे, एक बाइक पे अकेले था। ये शंकरगंज के पास एक्सीडेंट हुआ, जो कि थाना भदोकर थाना में पड़ता है, भदोकर थाना में पड़ता है। बाकी इसमें 3 थे, एक पवन था, एक राजू था, एक दिनेश था, जिसमें पवन जो है काफ़ी सीरियस था, हेड इंजरी उसको काफ़ी थी, जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में एक्सपायर कर गया, जिसकी बॉडी को रखवा दिया गया। बाकी 2 लोग हैं जो काफ़ी सीरियस हैं। राजू एक है एडमिट है, दिनेश जो एडमिट है, दोनों को हेड इंजरी है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। अब बात हरदोई की करते हैं। हरदोई में गन्ने के खेत में मिला मासूम का शव। आपको बता दें कि बच्ची एक दिन पहले महुआ बीनने गई थी। देर तक शाम तक बच्ची घर नहीं आई और घर ना पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की गई। बेरहमी से बच्ची की हत्या कर गन्ने की पत्तियों के नीचे शव छिपाया गया। परिजनों ने रेप करने के बाद हत्या की आशंका जताई। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के साथ अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। फोरेंसिक टीम व पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं पुलिस ने वीडियोग्राफी कर डॉक्टरों के पैनल से बच्ची का पोस्टमार्टम कराने की बात कही। दरअसल हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र के गड़ी गाँव के पास नाले के किनारे गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। फिलहाल मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है। ये टडियावा थाना क्षेत्र में एक बच्ची कल महुआ बेचने गई थी दिन में 1 बजे के बाद, और जब घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजना शुरू किया और थाने पे सूचना दिया, तो हमारी पुलिस भी इसकी तलाश में लग गई। आज सुबह में इसका शव गन्ने के खेत में उठी, जहाँ महुआ बेचने गई थी, लगभग 50 मीटर दूरी पर एक शीशम के पेड़ के पास गन्ने की पत्तियों से ढका हुआ मिला है। गले पर निशान पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पंचायतनामा कार्रवाई की गई है इसमें, और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा कि किन कारणों से। उसके लिए भी वीडियोग्राफी और डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने की रिपोर्ट दी गई है। जैसे भी कार्रवाई होगी, जो भी रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से हम लोग उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब बात मध्य प्रदेश की। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रदेश में सबसे कम वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ग्वालियर जिले का वैक्सीनेशन प्रदेश में सबसे कम यानी रेड जोन में विगत 3 वर्षों से बाहर न होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित कर्मचारियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों का सर्वे कर वैक्सीनेशन के सख्त निर्देश दिए हैं। सर्वे किया गया, उसके बाद वैक्सीनेशन के सख्त निर्देश दिए गए। आपको बता दें, इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि 23 जून से 25 जून यानी कि 3 दिन राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो रोधक दवा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक जगह पर बनाए गए पोलियो बूथ पर पोलियो रोधक दवा पिलाई जाने की अपील भी की गई है। वैक्सीनेशन की जो आप कहें उसका जो मॉनिटरिंग होता है, उसमें हमेशा वो रेड जोन में फिगर किया है, यानी जो मानक है उससे हम कुछ कम वैक्सीनेशन कर पाते हैं। इसके विभिन्न कारण हैं। यहाँ पर हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो माइग्रेट भी करती है, तो संभवतः बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन नेवरदलेस हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इन बच्चों को, छूटे बच्चों को, चाहे वो त्यौहार में वापस आए या जब भी वापस आए, तो उसकी एक प्रॉपर लाइन लिस्टिंग हो जाए
और उनका फॉलोअप अच्छा होकर के हम ये इम्यूनाइजेशन में कुछ अच्छा काम कर सके, उसी के संबंध में कल एक बैठक रखी थी और बड़ा वृहद उसमें थोड़ा सा माइक्रो प्लान काफ़ी नीचे लेवल तक जाकर के बनाया जिससे कि एक अच्छा कवरेज हो सके। दूसरा, पल्स पोलियो का ड्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन 23, 24 और 25 जून को होना है। तो पहले दिन हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर और सेकेंड और थर्ड डे पे जो छूटे हुए बच्चे रहेंगे उनका हाउस टू हाउस पल्स पोलियो की ड्रॉप्स का देने का काम किया जाएगा। विगत 13 वर्षों में हमारे यहाँ कोई पोलियो का पॉजिटिव केस नहीं आया है भारत में, लेकिन पास के ऐसे देश हैं जहां पर 15 साल के बाद भी रेकरेंस देखा है। अब बात चित्तौड़गढ़ की, तो आपको बता दें राजस्थान में आज भी सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12वीं का जो इतिहास है उसकी पाठ्य पुस्तकों में गत सरकार के अंतर्गत कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु राष्ट्र विरोधी, हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करने वाली, हिंदू गौरव, हिंदू इतिहास को नजरअंदाज करने वाली एवं तुष्टीकरण पूर्ण सामग्री से भरपूर है, जो विद्यार्थियों को दिशा भ्रमित कर रही और विषय वस्तु एवं इतिहास के ज्ञान से दूर करती नजर आ रही है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है, आक्रोशित है, जिसके चलते आज मां भारती सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राजस्थान सरकार जयपुर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षा पद्धति है शुरू से भाजपा राज्य में हो चाहे कांग्रेस राज्य में हो, किसी भी राज्य में शिक्षा पद्धति को बदला नहीं किया है। पिछले कार्यकाल में वासुदेव जी देवनानी के समय में कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था। हम ये चाहते हैं पाठ्यक्रम में जो बदलाव हो, जैसे औरंगजेब को महान बताया गया है, जबकि हमारे महाराणा प्रताप महान थे, झांसी की रानी महान थी, जो भी हिंदू राजा महाराजा थे उनको हम लोगों को महान बताना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं है कि यहाँ पे मुसलमानों को हम लोग महान और बताकर और मुसलमानों का महिमा मंडन करें। हमारी यही मांग है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव हो, राजस्थान सरकार से, भाजपा सरकार से यही मांग है कि शिक्षा पद्धति में बदलाव हो। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पाठ्यक्रम में विशेष रूप से जैसे झांसी की रानी के लिए के समय में ऐसा बताया गया कि अंग्रेज़ों के सामने 1858 के युद्ध के समय में झांसी की रानी को ज़बरदस्ती युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। ऐसा नहीं था, झांसी की रानी स्वयं में क्रांतिकारी थी। इस भारत की सहिष्णुता और हमारे इस भारत को बचाने के लिए जिन महान राजाओं ने, योद्धाओं ने, जिन्होंने अपना त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, उनको पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाया जा रहा है और गलत तरीके से हमारे जो योद्धा थे, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको तो इतिहास के दूर रखा गया इतिहास से, और जिन्होंने इतिहास को खराब करने का काम किया उन आक्रांताओं को आज महान पढ़ाया जा रहा है। तो हम सरकार से बात करेंगे और सरकार से बात करने के बाद ये होगा कि जिन विषयों के ऊपर मुगलों को, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, उनको पाठ्यक्रम से बाहर निकालेंगे और वास्तव में जो हकदार हैं और जिन्होंने इस राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया, उन महान नेताओं को, उन राजाओं को और उन महान देशभक्तों को इस पाठ्य पुस्तक में रख करके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।